जैन बेटा। इससे पहले हमने 3 चैप्टर करे और साथ में आपको मैंने हिस्ट्री का मैप वर्क करवाया था, ठीक है? थोड़ा-सा मैं आपको ये फास्ट इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि आपका 15 सितंबर से एचपी बोर्ड की अगर मैं बात बोलूँ, तो 15 सितंबर से आपके शायद एग्ज़ाम जो है वो शुरू हो रहे हैं, थोड़े से लेट हो सकते हैं, जैसा भी सिस्टम है आपका, ठीक है? बट सितंबर मंथ में आपका फर्स्ट जो सेमेस्टर है उसके एग्ज़ाम्स हो जाएँगे। तो आज हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा? आज हम डिस्कस करेंगे आपका संसाधन एवं विकास के एमसीक्यूज़। समझ में आ गया? संसाधन एवं विकास मीन्स रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। चैप्टर नंबर 1 है, लेसन नंबर 1 है बेटा ये आपका ज्योग्राफी का। इसके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है ना उनको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो फटाफट शुरू करते बेटा सो दैट आप जल्दी कर पाए, आपका टाइम ना वेस्ट हो और आप 10-15 मिनट में एक चैप्टर के एमसीक्यूज को रिवाइज कर पाए। इसलिए मैं थोड़ा आपको फास्ट करवाना चाहूंगी ये, और आप भी शायद मेरी स्पीड के साथ थोड़ा कर पाएंगे। रैपिड फायर राउंड की तरह आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो आपको पता है बेटा मानवकृत है वो, कि वो पुनः पूर्ति योग्य है, अजैव या अचक्रीय है, ठीक है ना? तो आप क्या है बेटा ये दैट इज पुनः। सौर ऊर्जा जो है पुनः पूर्ति योग्य, मतलब रिन्यूएबल भी और दोबारा से रीन्यू हो सकता है, मतलब पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। चिपको आंदोलन जो था एक्चुअली में किसने स्टार्ट किया था बेटा? तो चिपको आंदोलन जो था वो सुंदरलाल बहुगुणा ने स्टार्ट किया था। साथ में वहां की फीमेल्स, कहाँ की फीमेल्स थी बेटा? हिमालयास की, ठीक है ना? हिमालयास में भी अगर आप बोलेंगे तो आपका जो ये आप बोल सकते हो कि कुमाऊं गढ़वाल वाला जो एरिया है ना आपका वहां का, ठीक है? तो ईस्टर्न हिमालय आप उसको बोल सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो ईस्टर्न सॉरी उत्तराखंड का जो ईस्टर्न पार्ट है बेटा वहां पे, या सिंपली आप याद रख लो कि आपका जो गढ़वाल का या फिर उत्तराखंड के जो हिमालयन रीजन है वहां पे वो पेड़ों के साथ चिपक जाते थे सो दैट उनको काटा ना जाए, ठीक है? सामुदायिक संसाधन कौन नहीं है इसमें से? सामुदायिक कम्युनिटी रिसोर्स कौन से नहीं है? तो मंदिर भी है, मस्जिद भी है, सार्वजनिक परिवार सार्वजनिक पार्क भी है, बट जो घर है बेटा वो आपके सामुदायिक नहीं है, वो तो एक पर्सनल है ना, एक निजी संसाधन है, ठीक है? नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो जो कोयला है बेटा वो आपका अनवीकरणीय संसाधन है। आप एक बार इसको यूज कर लेंगे तो उसके बाद ये खत्म हो जाएगा, आप इसको इसकी एशेस बन जाएंगी, राख बन जाएगी, आप दोबारा नहीं यूज कर सकते। अनवीकरणीय संसाधन सॉरी नवीकरणीय संसाधन कौन है? इसमें से जो है वो नवीकरणीय जो फिर से रिन्यू हो जाता है वो कौन सा है? कोयला तो भी नहीं है, खनिज भी नहीं है, प्राकृतिक गैस भी नहीं है, ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ठीक है? जो विंड एनर्जी है बेटा दैट इज योर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नवीकरणीय संसाधन है आपका ऊर्जा का, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे? जब डाकू वर्ड आ गया तो मतलब का मतलब क्या हो गया? लूटना, ऐसे ये सब करना। तो डाकू का मतलब संहरण तो हुआ नहीं, नियोजित भी नहीं हुआ, ठीक है? तो इनमें से कोई भी नहीं हुआ, तो ये हुआ बेटा आपका संसाधन के दोहन से है, अपने प्रॉफिट के लिए, ठीक है? अपने प्रॉफिट के लिए रिसोर्सेज को ओवर यूज करना, ओवर यूज बोलते हैं जिसको कि आप ये बोल रहे हैं विदोहन, ठीक है? उनका जो है ज्यादा यूज कर लेना, उसको बिल्कुल नष्ट कर देना, उनका हनन कर लेना, ये सब कुछ, ठीक है? नेक्स्ट देखेंगे बेटा, इनमें से कौन सा अजैव संसाधन नहीं है, ठीक है? तो वनस्पति, चट्टाने, खनिज और धातु। तो इसमें जो वनस्पति है बेटा वो एक अजैव नहीं है, वो जैव, उसमें जान है, ठीक है? नेक्स्ट देखेंगे बेटा आप, निम्नलिखित में से किसका कथन है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं? ये किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते? ऑब्वियस है, उसके लिए आपको ज्ञान चाहिए, आपके पास जो है बेटा वो क्या होना चाहिए? आपके पास पैसा होना चाहिए उसको यूज करने का, आपके पास ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, और आपके पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, तकनीक होनी चाहिए उसको यूज करने के लिए। तब जैसे आपके पड़ोस में कहीं अगर मान लो कोयले के भंडार है, बट आपको पता ही नहीं कोयले के भंडार है, अगर पता भी है तो आपके पास मशीनरी नहीं निकालने के लिए, और मशीनरी से निकाल भी लेंगे तो आपके पास पैसे ही नहीं है इनको खरीदने के लिए, तो आपके लिए वो संसाधन नहीं बनेंगे। तो कोई भी चीज संसाधन नहीं होती, वो संसाधन बनते हैं। जैसे फोन आपके लिए अभी एक रिसोर्स है क्योंकि आप इससे पढ़ रहे हो, ठीक है ना? जिस ये किसने कहा था बेटा? ये ऑप्शन ए जो है दैट इज करेक्ट, ठीक है? जिमरमैन ने ये कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। उसके बाद देखो, तट रेखा से कितने किलोमीटर सीमा क्षेत्र अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? ये अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होती है बेटा? जहां से किसी कंट्री को राइट होते हैं कि वो वहां से कोई माइनिंग करना है, रिसोर्स, जैसे कि हम मैग्नीज निकालते हैं, ठीक है ना? तो आप जो यहाँ से कोई भी रिसोर्स ले सकते हैं। तो कितने किलोमीटर तक होते हैं बेटा ये?
200 किलोमीटर तो नहीं बोलेंगे, जब हम सी में, समुद्र में किसी चीज की उसकी मतलब डिस्टेंस को नापते हैं तो हम नॉटिकल माइल यूज करते हैं, ठीक है ना। तो आपको एन एम का मतलब क्या होता है, नॉटिकल माइल्स, ठीक है। तो आप देखेंगे कि 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन। तो बेस लाइन क्या होती है, जिसको आप तट रेखा बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है, तो क्वेश्चन को समझना है, तट रेखा से कितनी दूरी तक आपका सीमा अपवर्जन आर्थिक क्षेत्र आता है। मैं एक मैप बना के दिखा देती हूँ, फिर पिक्चर समझाऊंगी आपका। मान लो ये आपका इंडिया का साउथ पार्ट है ना, तो ये आपकी तट रेखा है, ये आपकी क्या है बेटा, तट रेखा है, ठीक है ना। इससे कितना हिस्सा जो है पानी का आगे का आपका जो है वो सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र मतलब सॉरी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है बेटा इसका, दैट इज 200 नॉटिकल माइल्स, ठीक है ना। इसको हम 3 हिस्सों में बांटते हैं, समुद्र के पानी को ना हम 3 हिस्सों में बांटते हैं। देखो मान लो आपकी ये बेस लाइन है, मतलब तट है, बेस लाइन का मतलब क्या होगा, तट है आपका, ठीक है ना। तो यहां से आपका जो है 12 नॉटिकल माइल तक टेरिटोरियल तल छटी जिसको आप बोलते हैं, टेरिटोरियल सी वाटर्स जो है बेटा वो आते हैं, ठीक है ना, वो आते हैं। उसके बाद बेस लाइन से आपका 200 तक जाएंगे ना आप, 200 नॉटिकल माइल्स तक, तो आपकी आती है ये वाली अपवर्जक सीमा क्षेत्र, ठीक है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और फिर 200 के बियॉन्ड चले जाएंगे तो इसको बोलते हैं हाई सी, ठीक है, या आपके गहरे समुद्र। तो ऐसे आपके समुद्रों का डिवीजन होके रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कितना है, 200 नॉटिकल माइल। अगला क्वेश्चन सेम वही आ गया, समुद्र क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर तक राष्ट्रीय संपदा निहित है। जो मैंने अभी आपको मैप पे बताया, ये आपका क्या है बेटा, तट है। तो यहां से आपकी अपनी राष्ट्रीय मतलब वो है आपकी 12.2, मतलब आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, नियर अबाउट 12.2 के किलोमीटर के बराबर ये होती है, ठीक है ना। तो जैसे अब यहाँ पे जो है हम अपनी नेवी को रख सकते हैं, अपने कोस्ट गार्ड जो है वो इसी के अंदर रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती, वो हमारी राजनीतिक सीमा रहती है। कितना बोला मैंने, 12 नॉटिकल माइल, 12.2 नॉटिकल माइल से पूरा ये आता है बेटा, ठीक है। निम्नलिखित प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है। कोयला, हवा, मिट्टी और सौर शक्ति। तो सौर शक्ति बहुत है, मिट्टी भी बहुत है, हवा भी बहुत है, कोयले का जो भंडार है वो सीमित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, इनमें से कौन निजी संसाधन में शामिल नहीं है, मतलब निजी नहीं है इसमें। तो अगर आप देखेंगे इनमें से कौन निजी संसाधन में शामिल नहीं है, तो मकान है, कार है, साइकिल है, मंदिर। मंदिर जो है वो एक पर्टिकुलर नहीं है, कम्युनिटी का है, सामुदायिक संसाधन में ये आता है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, द पॉपुलेशन बॉम्ब, इट इज अ नेम ऑफ बुक। क्या है पुत्र, ये किताब का नाम है। ये किस वर्ष में प्रकाशित हुई थी, मतलब पब्लिश हुई थी। तो ये हुई थी बेटा 1968 में। पॉल डी एरिक ने इसको एक्चुअली में लिखा था, ठीक है ना। ये प्रोफेसर थे। पंजाब किस प्रकार के संसाधन के मामले में गरीब है, तो पंजाब में कृषि भी है, जल भी है, 5 नदियां बेटा, मानव तो वहां पे पॉपुलेशन तो है ही है। तो वहां पे खनिज नहीं है, खनिज हमारे छोटा नागपुर प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लॉट पठार जो है वहां पे मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बांधों में जल किस संसाधन वर्ग का उदाहरण है। जो बांध आप बनाते हो ना, उसके लिए आप रिजर्वायर बनाते हो, झीलें बनाते हो, तो वो किस प्रकार का, बांध में किस प्रकार का संसाधन है, भंडारण, सिंचित, संभावी या विकसित। तो सिंचित, हम क्योंकि पानी को यहाँ जमा करके रखते हैं और रिजर्वायर्स बनाते हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं बेटा, स्वामित्व के आधार पर संसाधन के 4 प्रकार होते हैं, ठीक है। संसाधन नियोजन के कितने स्तर हैं, संसाधन नियोजन के 3 स्तर होते हैं, ठीक है। अगर आपने टॉपिक पढ़ा होगा कि संसाधन नियोजन के कितने स्तर हैं आपकी बुक में, एनसीईआरटी बुक में, तो आप देखोगे कि संसाधन नियोजन के 3 स्तर हैं। कितने स्तर हैं बेटा, 3 स्तर हैं, ठीक है। उसमें से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कौन विकास के स्तर के आधार पर संसाधन का वर्ग नहीं है, ठीक है ना। विकास के स्तर पे आधार पे, तो वह व्यक्तिगत, संभाव्य, संचित और विकसित, ये तीनों ही आते हैं, व्यक्तिगत इसमें नहीं आएगा। नेक्स्ट देखेंगे बेटा, जैव और अजैव संसाधन वर्गीकरण का आधार क्या है, तो उत्पत्ति, स्वामित्व भी नहीं है, विकास भी नहीं है, समाप्तता भी नहीं है, उत्पत्ति के आधार पे, है ना। हम इसको क्या बोलते हैं, ये जैव और अजैव है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष में, किस देश में आयोजित हुआ था बेटा, तो ये ब्राजील में आयोजित हुआ था। फर्स्ट अर्थ समिट, प्रथम विश्व सम्मेलन जो है वो ब्राजील में आयोजित हुआ था, ओके। नेक्स्ट देखो, 1992 में
पृथ्वी सम्मेलन, ये जो मैंने अभी आपको बताई, ब्राजील में जो आयोजित हुआ था, कितने देशों के राष्ट्र अध्यक्ष ने पार्टिसिपेट किया था? 179। आपकी किताब में लिखा होगा 100 से अधिक, बट जो इसकी जो रियल संख्या है वो कितनी है? 179। ठीक है। ब्रुंटलैंड कमीशन किस वर्ष सतत पोषणीय विकास संबंधी रिपोर्ट पेश करी? तो किस में करी थी बेटा? इन्होंने करी थी 1987 में। ब्रुंट कमीशन ने सतत पोषणीय विकास, जिसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्या बोलते हैं? सस्टेनेबल। आपने बायो की बुक में कहीं ना कहीं सस्टेनेबल वर्ड बहुत पढ़ा होगा, उसी का मतलब है सतत पोषणीय विकास। मैं आपको एक चीज बता दूं बेटा, सतत पोषणीय विकास के ना 3 पार्ट रहते हैं। कितने पार्ट रहते हैं? 3 पार्ट रहते हैं। ठीक है ना? कैसे? सबसे पहले आप इसमें लिखेंगे प्रेजेंट जनरेशन, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे फ्यूचर, जो मैंने आपको वर्ड बताया, और साथ में आप लिखेंगे नेचर। तो ये तो आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। प्रेजेंट मतलब अभी जो जनरेशन चल रही है, तो संसाधनों को ऐसा यूज करना कि वो अभी की जो जनरेशन है, पीढ़ी है, उसकी जरूरतों को भी पूरा करे, उन संसाधनों को फ्यूचर के लिए, भविष्य की पीढ़ी के लिए भी रखे, और हमारे वातावरण को, इन्वायरमेंट को, नेचर को पॉल्यूट ना करे। ये 3 चीजें मिला के आपका बनता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत पोषणीय विकास। ठीक है। क्लब ऑफ रोम ने किस वर्ष संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव रखा था बेटा? तो उन्होंने रखा था 1968 में, कि संसाधनों को ढंग से रैशनली यूज करो, अदरवाइज ये खत्म हो जाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे? पागल हो सकते हैं। क्योंकि जब पंखा आपने चलाया घर में, लाइट चल जाएगी, बेकार है, लाइट सारी ऑन है, ठीक है ना, लाइट चल जाएगी, फोन आपके चार्ज नहीं होंगे, तो विदाउट रिसोर्स कुछ भी नहीं हो सकता बेटा। ठीक है ना? किस कमीशन ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा को प्रस्तुत किया था? अभी आपको पता है ब्रुंडलैंड कमीशन ने सबसे पहले प्रस्तुत किया था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होनी चाहिए। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष में हुआ, किस शहर में हुआ था बेटा? तो ये हुआ था रियो डी जेनेरियो, ब्राजील। ब्राजील इज द नेम ऑफ द कंट्री एंड रियो डी जेनेरियो इज द सिटी, वो वहां पे एक शहर है। ठीक है। ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? नवीकरणीय, जैविक, मानवकृत और अजैव। तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ नवीकरणीय, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ए इसका ऑप्शन सही है। स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक कौन थे? शुमेर सर। ठीक है। तो दिस इज द बी इज द राइट आंसर, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। बहुत अच्छी किताब लिखी है उन्होंने ये। निम्नलिखित में से कौन सामुदायिक संसाधन नहीं है? ओके, तो इसमें से जो है वो कृषि भूमि। अगर मैं आपको बताऊं तो कृषि भूमि जो है ना वो सामुदायिक नहीं है, बेसिकली हमारी कंट्री में नहीं है। अगर रशिया वगैरह, रूस में आप जाएं तो वहां पे होते हैं, उसको जो है वो कम्यून करके बोलते हैं, ठीक है ना, ऐसे करके बोलते हैं वो, तो वहां पे होते हैं बेटा। लेकिन इंडिया में हर एक की कृषि भूमि अपनी अपनी है, ठीक है, सामुदायिक अभी नहीं है। हमारा साझा भविष्य क्या है? हमारा साझा भविष्य एक किताब है बेटा, ठीक है, जो सस्टेनेबिलिटी और ये अर्थ समिट के बारे में इसमें बताया गया है। भारत में सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार है? जलोढ़ मिट्टी, एल्यूवियल सॉइल। सबसे ज्यादा, नियर अबाउट 40% एरिया हमारे देश का इसी मिट्टी ने घेर के रखा है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगर मिट्टी, रेगर सॉइल। ठीक है। ये दक्कन प्लेट्यू, दक्कन पठार में सबसे ज्यादा पाई जाती है। ठीक है। इसका जो ये किससे बनी है? अवसादी चट्टानों से बनी है, इग्नियस रॉक से बनी है ये। ठीक है। आश्रित मूल चट्टानों के कण मिट्टी के किस परत में मिलते हैं बेटा? वो मिलते हैं सी परत में। ठीक है। आपकी बुक में बताया गया, ये अगर आप वहां पे पढ़ेंगे, सी परत में आपके आश्रित मूल चट्टानों के कण मिलते हैं। सोपानी कृषि किस राज्य में की जाती है बेटा? उत्तराखंड राज्य में सोपानी कृषि की जाती है। रंग के आधार पे इनमें से कौन मिट्टी का वर्ग नहीं है? तो वो है हरी मिट्टी। लाल, पीली, भूरी सब होती है। ब्राउन जो सॉइल है वो कनाडा वगैरह एरिया में ज्यादा होती है। ठीक है। बट ये सभी मिट्टी के प्रकार है, सिर्फ हरी मिट्टी नहीं होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, मृदा संरक्षण के लिए भारत सरकार ने किस वर्ष केंद्रीय संरक्षण बोर्ड का गठन किया था बेटा? तो ये गठन किया गया था 1953 में, कि मिट्टी को भी सेव करना पड़ेगा। ठीक है। सॉइल इज डाइंग, दिस इज वेरी ट्रू। केरल में किस मिट्टी की प्रधानता है? तो केरल में बेटा लेटराइट मिट्टी।
लेटराइट मिट्टी में जो है ना वो आपके ये स्पाइसेस मसाले बहुत अच्छे होते हैं, रबड़ का प्लांट बहुत अच्छा होता है, कोकोनट का प्लांट अच्छा होता है, ठीक है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को कितने वर्गों में बांटा है? 8 वर्गों में बांटा है बेटा, ठीक है। हम तो 4-5 ही पढ़ते हैं, लेकिन ये आपका जो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूशन है ना, आपकी काउंसिल है सॉरी, उसने जो है वो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 8 वर्गों में बेटा इसको बांटा हुआ है, ठीक है। काली मिट्टी में कौन सी फसल सबसे अधिक होती है? दैट इज कपास। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एचपी बोर्ड में तो बहुत बार आ चुका है। इनमें से कहा जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है? जैविक मिट्टी इसमें जो आपके जो मतलब जैविक मिट्टी ह्यूमस के कंटेंट इसमें ज्यादा होता है, वो झारखंड में नहीं पाई जाती है बेटा, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत में नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है? प्रायद्वीपीय मीन्स पेनिनसुलर प्लेट्यू, ठीक है। जो आपके बिल्कुल इंडियन ओशन में पार्ट है हमारे जमीन का, वो उसको बोलते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू। नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है? तो नदी घाटियां मीन्स डेल्टा रीजन, ठीक है ना। तो यहाँ के डेल्टा रीजन में जो मिट्टी मिलती है वो है जलोढ़ मिट्टी। जब भी बेटा नदी वर्ड आ गया ना, रिवर वर्ड आ गया और साथ में रिवर के साथ सॉइल वर्ड आ गया, तो आपने एक चीज याद रखनी है कि वहां पे जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाएगी सबसे ज्यादा। भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पाद में कितना योगदान है? वैसे इसका 19 अभी रिसेंट डाटा 19.9% है, ठीक है ना। आपकी बुक में हो सकता है 22% भी दिया हो, वो ओल्ड डाटा है। अभी रिसेंट का जो डाटा है उसमें 2021 का राष्ट्रीय उत्पाद मतलब जीडीपी है ना। आपके जो 3 सेक्टर हैं, प्राइमरी, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक, इन तीनों ही आपके जो सेक्टर हैं, ठीक है ना, क्षेत्र हैं आपके अर्थव्यवस्था के, इन तीनों क्षेत्रों में एक साल में होने वाले जितने भी आपके वस्तुओं में और सेवाओं के जो भी हमारे प्रॉफिट है उनको ऐड करके जो हमारी इनकम बनती है उसको बोलते हैं राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में इंडियन एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन इज अबाउट 19.9%। 19.9% इज इक्वलेंट टू 20%, ठीक है। बट मे बी इन योर बुक इट इज रिटन 22%। आपकी किताबों में 22% भी लिखा हो सकता है, आपने ये चेक कर लेना आपको आंसर पेपर में क्या क्वेश्चन आता है बेटा, ठीक है ना। किस राज्य में सीढ़ीनुमा खेती प्रचलित है बेटा? तो उत्तराखंड में, हिमाचल में भी है, मतलब हिली एरियाज में सीढ़ीनुमा खेती ही की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहाड़ों से भरी भूमि कितने प्रतिशत है? 30। मतलब माउंटेन्स कितने कवर करते हैं? हमारे 30% कवर करते हैं बेटा, ठीक है। उसके बाद देखो, भारत का मूल्यांक उसके किस गुण पे, सॉरी भूमि का मूल्यांक, ठीक है ना, भूमि का मूल्यांक जो बेटा वो उसके किस मतलब कि किसी मिट्टी की क्या कीमत रहेगी भूमि की, वो किस पर डिपेंड करता है? मूल्य आकार मिट्टी पे नहीं, उसकी उत्पादकता पे, कि उस भूमि की उत्पादकता कितना है उसके ऊपर उसका मूल्य जो है वो आधारित करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भूमि पर कृषि की जाती है बेटा? तो दैट इज योर 60%, ठीक है ना। आपकी बुक में हो सकता है कि 47% भी लिखा हो या 40% भी लिखा हो, दोज आर द ओल्ड डाटा, अगर आपके पास पुरानी किताबें हैं तो, ठीक है। वैसे अभी 60.4% हो गया जिसपे खेती होती है। टोटल हमारी कंट्री का टोटल एरिया कितना है बेटा? 32.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है ना। तो किलोमीटर पे स्क्वायर कर देती हूँ, तो मेरा मैथ्स बहुत कमजोर है वैसे, मैं आपको बता दूं 32.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर हमारे टोटल भारतवर्ष का एरिया। कितना बोला बेटा मैंने आपको बोला 32.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, मैंने पूरा ही लिख दिया, ठीक है ना। और इसमें से हम सिर्फ 93% यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, बाकी तो हमारे पास है ही नहीं। थोड़ा कश्मीर ले गया, थोड़ा चाइना ले गया, इस तरह से हमारे पास, और थोड़ा कहीं का तो हमने नापा ही नहीं है कि कहाँ हमारी जमीन है, तो इसलिए 93% ही हम यूज करते हैं, बाकी तो यहाँ वहीं चला जाता है, ठीक है। परती भूमि कितनी प्रकार की होती है? बैरन लैंड, ठीक है। फैलो लैंड, इसको क्या बोलते हैं बेटा? फैलो लैंड बोलते हैं इंग्लिश में। फैलो लैंड जो है वो हमारी होती है 2 प्रकार की, ठीक है। उसके बाद देखो, पंजाब और हरियाणा में कितनी प्रतिशत भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं? 80% लैंड के ऊपर बेटा वहां पे कृषि जो है वो की जाती है, ठीक है। मृदा निर्माण का मुख्य घटक कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखो, खनिज मृदा, ठीक है ना, शैल और चट्टाने, जलवायु, वनस्पति और ह्यूमस। ये सारे के सारे जो है बेटा वो खनिज भी, मतलब किस मिट्टी में कैसे खनिज पाए जा रहे हैं, उसकी चट्टान कैसी है, जो वहां की जलवायु कैसी है, वनस्पति कैसी, ह्यूमस कैसी है। अगर आपको खनिज नहीं लिखना है यहाँ पे तो आप यहाँ पे रेनफॉल भी लिख सकते हैं।
ठीक है ना। और आप रेनफॉल की इसको जो कैटेगराइज कर सकते हैं लैंड फॉर्म में, रिलीफ। तो टोटल जो है 5 है, अपनी अपनी तरह से इसको डिस्क्राइब किया जाता है। 10 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि होने पे मृदा निर्माण की गति कितनी होगी बेटा? तो ये बढ़ जाती है दोगुनी, ठीक है, दोगुनी बढ़ जाती है। इसमें काली मिट्टी का क्षेत्र कहाँ सबसे ज्यादा है बेटा? तो दैट इज इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा काली मिट्टी का क्षेत्र है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में कृषि भूमि के विस्तार होने का कारण क्या है? तो राजस्थान में कृषि भूमि के विस्तार होने का कारण है आपका सी ऑप्शन, दैट इज सिंचाई सुविधा में वृद्धि। आपको पता है बेटा, पंजाब में हरिके बैरेज एक जगह है, वहां पे सतलुज के साथ ब्यास मिलती है। पंजाब के हरिके बैरेज, इससे पहले कि सतलुज जो है वो पाकिस्तान में चली जाए, उससे पहले ही ब्यास नदी जो है वो पंजाब में मिल जाती है, इंडिया के पंजाब में सतलुज के साथ। और वहां से एक नहर निकाली गई है, इंदिरा गांधी नहर उसको बोलते हैं। ये नहर जाती है बेटा राजस्थान तक, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा कृषि जो है वो होती है, ठीक है। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी का मुख्यालय किस शहर में अवस्थित है? तो नेशनल रिमोट सेंसिंग का जो मुख्यालय दैट इज इन हैदराबाद। कहाँ है बेटा? हैदराबाद में। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? कहीं पे भी नहीं, एक ही हुआ था, याद रखना, इसलिए क्वेश्चन मैंने आपको डाल के रखा है, ठीक है। क्योटो सम्मेलन किस देश में आयोजित की गई थी? क्योटो सम्मेलन जो है बेटा दैट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन जापान, ठीक है। वो भी आपके क्लाइमेट चेंज के साथ था। प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है? वहां पे मिलती है जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं बेटा? बांगर, खादर या वर रेगड़? भांगर क्या बोलते हैं? बांगर बोलते हैं पुरानी जलोढ़ मिट्टी को। ऑप्शन ए करेक्ट है। जलोढ़ मिट्टी में कौन सी तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? पोटैश सबसे ज्यादा, ठीक है। भारत में चरागाह के अंतर कितनी भूमि आती है? चरागाह जहां जानवर चरते हैं दैट इज 4%, ग्रासलैंड जिनको बोलते हैं। पृथ्वी के किस गोलार्ध को जल गोलार्ध कहा जाता है? तो पृथ्वी के दक्षिण गोलार्ध को जल गोलार्ध, क्योंकि वहां पे जमीन कम है, पानी, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, अंटार्कटिक ओशन, ठीक है, सारे महासागर मैंने आपको एक मैप में करवा रखे हैं बेटा। पंजाब में भूमि निम्नीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा कारण है? तो निम्नलिखित में से अधिक सिंचाई, ठीक है। वैसे तो सारे रीजन है, गहन खेती भी है, अधिक सिंचाई भी है, वनोन्मूलन भी है, अति पशुकरण भी शायद नहीं होगा, लेकिन इसमें से काफी है। बट सिंचाई वहां पे इतनी हुई है कि उसकी जो जमीन है ना बेटा, उसकी जो उपजाऊ परत है वो बह गई है और नीचे सलाइन हो गई है, वो लवणीय होगी, उसमें लवणीय तो आप समझते हैं ना, जिसकी वजह से वो अनुपजाऊ जो है वो होना शुरू हो गई। ज्वारीय ऊर्जा इनमें से किस प्रकार का संसाधन है? पुनः पुनः पूर्ति योग्य संसाधन। ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस लेके आई हूँ ऑब्जेक्टिव, फटाफट रीड करूंगी, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने समझ लेने, क्वेश्चन से देख लेने बेटा। पहला है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण दो तरह से आते हैं, जैव और अजैव। अगला क्वेश्चन है, समाप्ता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण करें, जो नवीकरणीय और अनवीकरणीय। एग्जाम्पल हमने पीछे बहुत देखे। संसाधन किसे कहते हैं बेटा? आर्थिक विकास के लिए मानव जिन साधनों का उपयोग करता है वह सभी संसाधन है, जैसे मिट्टी, वन, कल कारखाने, ये सब कुछ, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? प्रकृति से जो चीजें हमें मनुष्य को प्राप्त होती हैं उनको प्राकृतिक संसाधन बोलते हैं। वन है, भूमि है, पर्वत है, पठार है, ये सब कुछ, ठीक है। उसके बाद देखो, मानव निर्मित संसाधनों के 4 उदाहरण दे जिनको मानव बनाता है, बांध, उद्योग, मशीन और मकान, ठीक है। उसके बाद देखो, नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? इनके 2 उदाहरण थे जिनको हम दोबारा से रिन्यू कर सकते हैं। तो आपको पता ही है, संसाधन जो कभी समाप्त नहीं होते तथा एक बार उपयोग करने के उपरांत जिन्हें निश्चित समय में दोबारा प्राप्त किया जा सकता है, वो नवीकरणीय संसाधन है, जैसे जल, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? 2 उदाहरण दे। वो सभी संसाधन बेटा जिनका हम एक बार इस्तेमाल करते हैं, उसके उपरांत निश्चित समय अवधि के बाद उनको दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते, उसके लिए मिलियंस एंड मिलियंस ईयर लगते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? अनवीकरणीय संसाधन बोलते हैं। खनिज और गैस और कोयला, आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। लॉ एस किस प्रकार का है? अनवीकरणीय, गैर नवीकरणीय, अनवीकरणीय संसाधन है। ज्वारीय ऊर्जा तो हमने देख लिया, 2 ये जो है रिन्यूएबल नवीकरणीय संसाधन है। परंपरागत ऊर्जा के 2 स्रोत। परंपरागत ऊर्जा क्या होती है बेटा? कोयला और पेट्रोलियम, ठीक है, इसको बोलते हैं
कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, परंपरागत ऊर्जा के, जिनको हम बहुत टाइम से, बहुत समय से इस्तेमाल कर रहे हैं ना, बट काफी समय से, जैसे आपका फ्यूल वुड हो गया, लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, तो ये परंपरागत है। गैर परंपरागत कौन से होते हैं बेटा? जिनको हमने अभी यूज करना शुरू किया है, जैसे कि सौर, ज्वारीय, सौर, बायोगैस, ये सब कुछ। संसाधन का संरक्षण क्यों आवश्यक है? हम सभी जानते हैं संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है बेटा। क्योंकि जो है बेटा, पृथ्वी पर जो संसाधन है जो समाप्त नहीं होते, बट कुछ संसाधन ऐसे भी हैं जो समाप्त हो जाते हैं। समाप्त हो जाने वाले संसाधनों का संरक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसमें आप 2-3 रीजन जो मैं आपको बताऊंगी वो आप लिख सकते हैं। इनको बनने में अधिक समय लगता है, ठीक है ना, बनने में समय बहुत लगता है, तो ज्यादा समय लगेगा तो ऑब्वियस है कि इनको संरक्षण की जरूरत ज्यादा है, ठीक है ना। सेकंड चीज क्या है कि जब इनको हम इनका खनन करते हैं, खनन पता है ना आपको, जब इनको जमीन से निकालते हैं, तो जितनी गहराई पे हम जाएंगे ना बेटा, ठीक है, जितनी गहराई पे हम जाएंगे उतनी इनकी गुणवत्ता कम होती जाएगी। समझ में आ गया, ठीक है ना, इसलिए जो है वो। और थर्ड क्या है इसके लिए, तीसरा रीजन, सतत पोषणीय विकास के लिए। सतत पोषणीय विकास के लिए संसाधनों का संरक्षण हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। 3 कारण मैंने भी आपको दिया, आप लिख लेना। जैविक और अजैविक संसाधनों के 2 उदाहरण दो। तो जैविक आपको पता ही कौन से, और अजैविक, जिनमें जान है वो जैविक, जिनमें जान नहीं है वो अजैविक, ठीक है ना। भूमि, जल, मृदा अजैविक हो गए, बाकी जीव जंतु जो है वो जैविक हो गए। नियोजन की जरूरत क्यों पड़ती है संसाधनों के? क्योंकि हमारे देश में बेटा संसाधनों का वितरण जो है ना वो असमान है, एक समान नहीं है। अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से संसाधन फैले हुए हैं, तो इसलिए हमें इनको नियोजित करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। और संसाधन नियोजन के 3 स्तर है, मैंने आपको बताया। वो 3 स्तर कौन से बेटा? संसाधनों के अन्वेषण की तैयारी, मतलब इन्वेंटरी, देखना कि कहाँ कहाँ पे है वो। विकास के लिए संसाधनों की उपयोगिता का मूल्यांकन, इवेल्युएशन ऑफ द रिसोर्सेज, उसकी कितनी मूल्य है उसका जो है वो मतलब मूल्यांकन करना। और संसाधनों के शोषण की योजना। शोषण का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि उसको आप एक्सप्लॉइट करो, एक्सप्लॉइट का मतलब कि हाउ टू यूज इट, उसको यूज करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है, इंजीनियर्स की जरूरत है, टेक्नोलॉजी की जरूरत है, इंस्टीट्यूशंस की जरूरत है। तो ये सब चीजें जो है बेटा इसके 3 स्तर में आते हैं, ठीक है। उसके सतत पोषणीय विकास का अर्थ मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैंने आपको बता दिया 3 चीजें आती हैं। आपकी वर्तमान जो अभी इस टाइम की पीढ़ी है उसके लिए बच जाए, भविष्य पीढ़ी के लिए बच जाए, और आपका इन्वायरमेंट, वातावरण भी, जलवायु भी खराब ना हो, नेचर भी खराब ना हो, तो सतत पोषणीय विकास में गिना जाता है, ठीक है। आयु के आधार पर जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार की होती है बेटा? 2 प्रकार की है ना, बांगर एंड खादर, आपको पता ही है। पुरानी जलोढ़, नई जलोढ़। जो पुरानी जलोढ़ है उसमें कंकड़ बहुत मिलते हैं, नई जलोढ़ बहुत ही साफ सुथरी और महीन कण होते हैं। नई जलोढ़ मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो है वो इतनी उपजाऊ नहीं होती है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण के मुख्य कारण क्या है बेटा? अत्यधिक निम्नीकरण का मतलब क्या होता है? आगे आपको क्वेश्चन में भी है, निम्नीकरण किसे बोलते हैं, ठीक है ना। पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पे किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? इस प्रकार की मृदा के 3 मुख्य विशेषताएं क्या है? तो यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, मैंने तो आपको बोल दी, नदी वर्ड आ गया, डेल्टा वर्ड आ गया, तो मैक्सिमम जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। ये नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से बनती है, ये बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है, ठीक है ना। और ये महत्वपूर्ण मृदा है जो जिसपे कि देश के बहुत बड़े हिस्से में ये फैली हुई है, ठीक है ना। मृदा किस प्रकार बनती है बेटा? वैसे मृदा सबसे पहले देखो कि जो आप नदियां लाते हैं अवसाद, उनसे बनती है। ज्वालामुखी से निकलते हैं एशिज, सॉइल, उनसे बनती है। और जैविक कारणों से, जीव जंतु होते हैं, पौधे होते हैं, उनकी क्रियाओं से। वैसे ही एक चट्टान होती है बेटा, वो चट्टानें टूटती हैं, फिर फर्दर टूटती रहती है, धीरे धीरे उसमें अपर्दन होता रहता है, और बाद में ह्यूमस उसके साथ मिलता है, जीव जंतु, पेड़ पौधे मिलते रहते हैं उनके साथ में। और साथ में किसी प्लेस में कितनी बारिश होती है, कैसा टेम्परेचर है, वो भी इस चीज को डिसाइड करते हैं। इससे जो है हमारी मिट्टी बनती है, ठीक है। 3 राज्यों का नाम बताएं जहां काली मिट्टी पाई जाती है और कपास। तो आपको पता है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, और जो मिट्टी पाई जाती है यहाँ पे, वो जो फसल उगाई जाती है बेटा वो कपास है, ठीक है। मृदा अपरदन किस प्रकार होता है बेटा? मृदा अपरदन बेसिकली जल और पवन, मतलब पानी से और हवा से ज्यादा होता है, ठीक है ना। जहां अधिक वर्षा होती है बेटा वहां पे तो मिट्टी बिल्कुल बह ही जाती है, और स्पेशली पर्वतीय हिस्सों में, ठीक है। ज्यादा हवा से भी बेटा वो अपर लेयर जो है, ऊपरी परत जो है मिट्टी की, वो बह जाती है, ठीक है। भूशरण या भूमि निम्नीकरण किसे कहते हैं? जो अभी मैंने आपको बोला, ठीक है, बोला कुछ प्राकृतिक कारणों से,
जब मानव गतिविधियों द्वारा भूमि जब अनुपजाऊ बन जाती है, उसको भूक्षरण या भूमि निम्नीकरण बोलते हैं। वनों की कटाई और पशुओं के अत्यधिक चराई से भी या अत्यधिक सिंचाई से भी जो है भूमि निम्नीकरण हो जाता है। काली मिट्टी की दो विशेषता बताएं। इसमें नमी सोखने की क्षमता सबसे अधिक होती है। कैल्शियम कार्बोनेट, पोटैश, मैग्नीशियम कार्बोनेट, चूना इसके मुख्य पोषक तत्व हैं बेटा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे लेटराइट मिट्टी की दो विशेषताएं बताएं बेटा। तो लेटराइट मिट्टी, इसमें चूने और मैग्नीशियम का अंश कम होता है, नाइट्रोजन की कमी होती है और फॉस्फेट एसिड की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, काली मिट्टी में कौन सी फसल उगती, चलो ये तो बहुत बार है कि आपके इसमें काली मिट्टी में कपास, तिलहन, इस तरह की चीजें, गन्ना जो है वो ज्यादा उगता है। ओके, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र में जो है वो काली मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है, उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती, इसको हटा देना है आपने। ठीक है, इवन आपका जो छत्तीसगढ़ वाला एरिया, वहां पे भी आपकी काली मिट्टी जो है वो पाई जाती है बेटा। ठीक है, लाल मिट्टी की रचना कैसी होती है? लाल मिट्टी की रचना ग्रेनाइट और नीस जैसी रवेदार चट्टानों से होती है। इसमें लोहे के यौगिकों का मतलब अत्यधिक होती है ना, आयरन ऑक्साइड्स बहुत होते हैं इसमें, जिसके कारण इसका रंग जो है बेटा वो लाल हो जाता है। जहां ज्यादा बारिश होगी वहां इसका रंग जो है वो पीला, इसलिए इसको लाल और पीली मिट्टी, रेड एंड येलो सॉइल भी बोला जाता है। किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती होती है? अगर आप देख सकते हो तो दैट इज इन हिली रीजन, तो यहाँ पे उत्तराखंड, आप हिमाचल भी एग्जाम्पल दे सकते हो। उत्खात भूमि किसे बोलते हैं? और इंग्लिश में इसको बोलते हैं बैड लैंड। क्या बोलते हैं? बैड लैंड। तो उत्खात भूमि हम किसे बोलते हैं बेटा? कि